नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। कुनबा बढ़ा वोट पाओ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 18 जुलाई है। आज का दिन बेहद खास है। राजनीतिक गलियारों में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन माना जा रहा है। जहां एक और एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन राजधानी में कर रही है, तो दूसरी ओर बेंगलुरु में भी शक्ति प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों के चल रही है। 26 ऐसे दल विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे इनकी अगुवाई जो है कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह और 26 दलों को न्योता भेजा गया है। सभी 26 दलों के प्रमुख पहुंच चुके हैं। मीटिंग का दौर जारी है। शाम 4 बजे मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद प्रेस वार्ता की जाएगी। तो दूसरी ओर राजधानी पे आ जाते हैं। राजधानी में भी मीटिंग का दौर लगातार जारी है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की जा रही है। और यह अध्यक्षता इसी बात से खास हो जाती है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 26 वर्सेस 38 बनते हुए नजर आ रहा है। 26 कुनबा है विपक्षी पार्टियों का, 38 एनडीए के घटक दल है। और ऐसे में ये कांग्रेस लगातार नाम आरोप लगा रही है कि एनडीए हमारे विपक्षी एकजुटता से डर चुके हैं, इसलिए आज का दिन उन्होंने रखा है। आज ही दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। वही एनडीए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कुनबा ध्वस्त किया जाए। क्योंकि एनडीए लगातार ये सवाल उठा रही है कि चुनावी चूल्हा तो बनाया जा चुका है, लेकिन खिचड़ी इनकी कभी भी नहीं पकेगी। तो वही जेपी नड्डा को भी सुना था बीते दिनों, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि इनके पास ना नीति है, ना नियम है, ना सोच है। आगे चल के इनको कुछ नहीं मिलने वाला, मुंह की खानी पड़ेगी। वही देखिए बेंगलुरु में लगातार एनडीए की तरफ से जो विरोध के एकजुट में ये विपक्षी पार्टी होते हुए नजर आ रही है। इसमें तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। मीटिंग का दौर जारी है और इसमें कई चर्चाएं होगी कि किसको पीएम का चेहरे के तौर पे उतारा जाए। और ऐसा ही कुछ नजारा आज से 20 साल पहले, तकरीबन 19 साल पहले देखने को मिला था, जब 2004 की तैयारी हो रही थी। और ऐसे में वो तस्वीरें निकल के सामने आई थी कि यूपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा इसकी तैयारी की गई थी। और इस बार भी इस बैठक में सोनिया गांधी मौजूद है। सवाल कई हैं, जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। मेहमान से भी आपसे परिचय कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आज का दिन शक्ति प्रदर्शन के रूप में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना अहम हो जाता है। बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है विपक्षी पार्टियों का, तो दूसरी ओर एनडीए भी अपना शक्ति प्रदर्शन आज राजधानी में कर रही है। और ऐसे में पीएम मोदी कुछ देर पहले आए थे सबके सामने और उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, यह अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। तो जातिवाद का जहर
घोलते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। पीएम मोदी द्वारा अब से कुछ ही देर पहले ये कहा गया है, और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बेंगलुरु में एकजुटता हुई है विपक्षी दलों की, और ऐसे में पीएम मोदी द्वारा संबोधन देते हुए तमाम बड़ी बातें कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए विपक्षी पार्टियों पे कहा है कि इनकी दुकान में कुछ और मिलता है, गारंटी किसी और चीज की दी जाती है, लेबल किसी और चीज का है, और ऐसे में पीएम मोदी ने निशाना साधा है। तो ये शक्ति प्रदर्शन जो आज बेंगलुरु में हो रहा है काफी मायने है इसके, और ऐसे में तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है। 26 दल इकट्ठा हो चुके हैं शक्ति प्रदर्शन में। मीटिंग का दौर लगातार जारी। इससे पहले भी 23 जून को मीटिंग हुई थी बिहार में, वहां पे 16 विपक्षी पार्टी एकजुट हुए थे और आज 26 हुए हैं, और ऐसे में तैयारी सिर्फ 2024 की है। तो 2024 में क्या इनकी रणनीति काम आएगी, क्या रोड मैप जो ये तैयार कर रहे हैं उस पे ये खुद चल पाएंगे, क्योंकि सवाल एक ही है, क्योंकि ये समान सोच वाले विपक्षी दल नहीं है। सबकी अलग अलग सोच है, सबका अपना कहना है, सबके अपनी मांग है, सबकी अपनी नजरें हैं, और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एनडीए को हराने के लिए ये विपक्षी दल अपनी सोच एक समान कर पाएंगे? इनकी एकजुटता में कितनी ताकत है? लगातार इस पे भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया था अध्यादेश को लेकर। हालांकि अब से 2 दिन पहले उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि समर्थन हम देंगे इस अध्यादेश को लेके, और इससे पहले कई ऐसे बयान लगातार निकल के सामने आ रहे हैं जो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के खिलाफ दिया है, और ऐसे में सवाल लगातार बीजेपी यही उठा रही है कि ये वही पार्टी है जिसने पिछले दिनों दूसरी पार्टी के विरोध में बयान दिया था। अब ये एकजुट किस तरीके से होंगे? तो वही देखिए, एनडीए पूरी तैयारी कर रही है कि इस बार भी 2024 में बीजेपी का ही झंडा फहराया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ओपी राजभर को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया गया है। एलजेपी के चिराग पासवान को भी अपनी पार्टी में ले लिया गया है, और वहीं पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि यूपी में जो पूर्वांचल की पश्चिमी सीटें हैं वहां पे अपना दबदबा बना सके। आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी बेहद अहम है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जो है बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। महाराष्ट्र की भी तस्वीर बदली हुई नजर आई पिछले कुछ दिनों में, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ही रणनीति है कि उन्होंने फूट डाल दी है, और एनसीपी का ऐसा परिणाम निकल के सामने आया। अजीत पवार भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, बिहार की बात कर ली जाए, जीतनराम मांझी भी इस एनडीए में शामिल होने के लिए मीटिंग में आने वाले हैं, और ऐसे में ओपी राजभर, शिवसेना, एकनाथ शिंदे का गुट भी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए आने वाले हैं। 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, रोड मैप तैयार है। सवाल एक है कि किसकी रणनीति धरातल पे उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार अगर 2004 से 2024 से पहले की बात की जाए तो कई ऐसे कुनबे हैं जो कि बदल चुके हैं, कई ऐसी पार्टियां जिनके अंदर मतभेद हो चुकी है। 2003 के रणनीति की बात की जाए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय पूरी तरीके से कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा कि यूपीए का गठबंधन किया जाए और इसके द्वारा उनकी सरकार को गिराया जाए, जिसमें कामयाब भी हुआ था यूपीए, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यूपीए की सरकार को एक बार फिर से खड़ा किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया गया। क्या वही रणनीति इस बार यूपीए एक बार फिर से लाने वाली है? क्या वो रणनीति काम आएगी? क्योंकि बीते 19 से 20 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। 5 राज्यों के दम पे जो है उस समय सरकार बना ली थी यूपीए ने। हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जुड़ चुके हैं, श्रद्धा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। और ऐसे में देखिए, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। बता दें कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे परिचय भी करवाएंगे और उनसे सवाल के जवाब भी लेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसी रणनीति है, कौन कैसी रणनीति तैयार कर रहा है और आगे चल के क्या कुछ रोड मैप दोनों पार्टी के होने वाले हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि सुधा मिश्रा जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आपका सुधा जी। सुधा जी, आपने भी अभी पीएम नरेंद्र मोदी को सुना होगा कि किस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो बेंगलुरु में सम्मेलन हो रहा है वो भ्रष्टाचार का सम्मेलन है। आवाज आ रही है आपको सुधा जी? जी हेलो, आवाज आ रही है सुधा जी? जी आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी, ये जो बेंगलुरु में सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर पीएम मोदी ने तंज कसा है, वार किया है विपक्षी पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि ये जो सम्मेलन है वो भ्रष्टाचार का सम्मेलन है, यहाँ पे भ्रष्टाचारी जुड़े हुए हैं एक साथ। प्रीति जी, दिक्कत इस बात की है कि उनके साथ मिल रहे तो उनकी वॉशिंग मशीन में सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब कोई भ्रष्टाचारी होता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के जो दो तरफ की बातें करते हैं, अभी अमित शाह जी ने जिनको राजभर जी को जिस तरह से शामिल किया है, तो अगर आप उनके पुराने ट्वीट और पुरानी बातें खंगालना शुरू करेंगी तो राजभर जी ने मोदी जी, योगी जी के बारे में क्या कहा हुआ है ये सबको पता है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भोपाल में अजीत पवार जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए क्या बोला था सबको पता है। मैं जी किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक वही ना एक मुंबई में गाना सलमान खान पे फिल्माया गया था कि मैं करूँ तो ... तो दिक्कत इस बात की है कि इनके पास आके अगर आप करिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई के साथ इस देश के भले की बात करने वाले लोगों को, अगर देश के संवैधानिक संस्था पे बैठा हुआ व्यक्ति वो प्रधानमंत्री है, हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के मुख से ऐसे शब्द, जबकि वो स्वयं जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो वही भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि फलाने भ्रष्टाचार में है। आखिर 2 दिन में ऐसा क्या होता है स्वीटी जी? ये प्रश्न बनता है, इस देश का प्रश्न है ये, कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें एक दिन पहले भ्रष्टाचारी लोग आपके साथ सम्मिलित हो जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं? आखिर वो कौन सा है? या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो जनता इनके जुमलों पे, इनकी बातों पे विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि वही व्यक्ति जब तक उनके खिलाफ बात करता है तो भ्रष्टाचारी होता है। जैसे उनके साथ आता है, आप अगर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले की अगर बातें सुन लीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे, जब जैसे ही भाजपा में जाते हैं उसके पहले के बयान सुन लीजिए। चाहे वो उनकी बात कर लूं मैं, जो आपके आजकल मुंबई से आए हुए कलाकारों को जिस तरह सांसद और बनाया गया है, विधायक बनाया गया है, रवि किशन जी की बातें सुन लीजिए। जब वो कांग्रेस में थे तब, या उसके पहले जब वो एक्टर थे तब, और जब वो भाजपा में आए तब। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रश्न ही उचित नहीं है स्वीटी जी कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। इनकी बातों पे मैं कैसे विश्वास कर लूं? या विपक्ष जो हम देश हित की बात कर रहे हैं और ये बात करते हैं वॉशिंग मशीन में सफेद होने की, निर्मल होने की। पर सुधा जी, सवाल तो एक ये खड़ा हो रहा है कि जो आपकी विपक्षी एकजुटता का ये जो लगातार शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसमें समान सोच विचार के यहाँ पे तमाम पार्टी नहीं है, तो किस तरीके से आगे आप लेके चलेंगे तमाम पार्टियों को? अलग अलग विचारधारा है। क्या एनडीए में जो लोग हैं वो एक ही विचारधारा के हैं क्या? कश्मीर में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो क्या विचारधारा एक ही थी क्या? वो तो ऐसे लोगों से जुड़ गए थे जिनके साथ विचारधारा क्या, देश की विचारधारा नहीं मिलती है। तो ये कहना और इस तरह से बातें करना, चूंकि इस समय उद्देश्य क्या है, अगर हम जिनको जोड़ के एक बात कह रहे हैं वो बात है इस देश में जो महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके बारे में जनता तड़प रही है, नहीं मिल रहा है। तो आज की जो सबसे मुख्य जरूरत है कि सबका एक साथ होके जनता के उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाना और जनता की उस त्रासद जो स्थिति है उसको दूर करना। आप भी मानती हैं कि नहीं मानती हैं कि आज महंगाई है? क्या आप नहीं मांगती हैं कि बेरोजगारी है? क्या आप नहीं मानती हैं कि शिक्षा में वो चीजें नहीं जो चाहिए? क्या आप नहीं मांगती हैं कि चिकित्सा की सुविधाएं दिखाई कुछ हो जाती है, होती कुछ और है? क्या आप नहीं मानती हैं? अगर आप ये बातें मानती हैं तो ये इस देश की जरूरत है, और जो विपक्ष एक साथ हो रहा है वो अपनी विचारधारा के लिए नहीं, इस देश के लिए एक हो रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पे बात देश की है। और जब देश की बात आती है ना, आप जानती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सब बच्चे, सभी लोग जानते हैं, युवा भी जानते हैं कि इस देश में जब जब देश को जरूरत हुई है अपनी अपनी विचारधारा को एक तरफ लग के लोग देश के लिए काम करते हैं। तो आज की जो ये मीटिंग हो रही है उसको प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उससे हमारा कोई अधिकार नहीं है ना, हम उसमें रोकेंगे उनको, भाई उनको कहना। तो आपकी एकजुटता जो है, वो विपक्षी दलों की जो एकजुटता है वो काम आएगी 2024 में, क्या लगता है सुधा जी? बिल्कुल, अगर एनडीए की सरकार में लोग गाली करके मोदी जी और योगी जी को सरकार में फिर से वापस आ सकते हैं तो उनकी बातों को देखिए कि उनका गठजोड़ कैसा है। हमारा गठजोड़ कम से कम विचारों को लेके दिखाता है कि हम इस बात में मतैक्य नहीं है, मत हमारा एक नहीं है, लेकिन कम से कम हम मान तो रहे हैं इस बात को। इनके यहाँ तो गाली दो,
फिर वापस जाओ, गाली मत दो, फिर गाली दो, फिर गाली मत दो। तो ऐसे लोगों का जो सवाल उठाना है ना, वो कहीं से भी बेसलेस है, उसकी तो हम बात भी तो चर्चा भी नहीं बीजेपी करना तो ये चाहते कह हैं। रही है कि आप में भी यही चल रहा है। हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कई बातें कही थी कांग्रेस के स्वीटी जी, खिलाफ, और स्वीटी जी, आखिर हाँ, आज स्वीटी जी, एक ही मंच में नजर आ रहे हैं सबके सब। स्वीटी जी, मैं जिस मसले पे हमने साथ देने की बात की है, क्या आप मानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए नियम को छोड़ के, तोड़ के जिस तरह से भाजपा ने ऑर्डिनेंस पास किया था, क्या वो सही है? अगर आप सही मानती हैं तब मैं मानूंगी कि जो हमने किया वो गलत है। हम तो उसमें कह रहे हैं ना कि जो संवैधानिक चीजों को धता बताई गई, हम उसमें उसका साथ देंगे। तो इसमें गलत आपको भी साथ देना चाहिए, भाजपा के लोगों को भी साथ देना चाहिए, देश की हर जनता को, क्योंकि संविधान की जो पीठ है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट ने दिया था उनको शक्ति, जो उनको मिलती है विधायकी शक्ति, उसे खत्म किया है फिर से सरकार ने। क्यों? क्योंकि संवैधानिक चीजों को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि हम साथ में हैं, तो स्वीटी जी आप भी मानोगे कि सही के साथ खड़ा होना कभी गलत नहीं तो होता है। आखिर आपको हामी भरनी थी तो इतना नहीं, वक्त क्यों नहीं। लगाया आपने? वक्त नहीं, मांग रहे नहीं, थे फिर आम वही आदमी बात। पार्टी के वो स्वीटी नेता, जी, तब तो आपने स्वीटी हामी जी, भरी नहीं। स्वीटी जी, मैंने आपसे क्या पूछा? हमने जिस ऑर्डिनेंस पे बात करने की बात कही कि हम सहमति है, उस ऑर्डिनेंस से हम सहमत, हम कह तो रहे हैं। क्या आप सहमत नहीं है? क्या देश की जनता सहमत नहीं है? सब सहमत है कि केंद्र सरकार ने गलत किया है। तो हमने अगर गलत का साथ नहीं दिया, सच का साथ दिया, तो उसे प्रश्न चिन्ह क्यों? वही तो सवाल प्रश्न चिन्ह- बीजेपी पूछ रही है कि आप मान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गलत किया है, लेकिन 2 दिन पहले विपक्षी एकजुटता के ठीक 2 दिन पहले क्यों आपकी तरफ से ये स्वीकार किया अरे गया? भाई, उससे पहले क्यों नहीं स्वीकारा गया? नहीं, क्योंकि तो कई भाजपा दिनों से से- लगातार नहीं, अरविंद सुनिए, केजरीवाल सुनिए, चक्कर सुनिए। लगा रहे हैं। भाजपा से पूछ लीजिए कि राजभर जी ये लाए गए तो क्यों अचानक लाए गए, पहले क्यों नहीं लाए गए? इस प्रश्न का कोई उत्तर है क्या? नहीं है ना। तो संगठन जिस हिसाब से अपना निर्णय लेता है वो अपना काम करता है। भाजपा से वही प्रश्न कर लीजिए, राजभर जी अचानक क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, क्यों चले गए, क्यों वापस आए? तो क्या इन प्रश्नों का कोई उत्तर है क्या? तो स्वीटी जी प्रश्न वही होने चाहिए जो दोनों के लिए बराबर हो। एक प्रश्न उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग, ऐसे कैसे होता है? अगर उनकी पार्टी में भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो उनकी विचारधारा के नहीं है, जिनके वो विरोधी रहे हैं, और सोचिए राजभर जी तो यहाँ तक कहा था कि मैं उनको वहां भेजूंगा जहाँ पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। सुना है ना आपने? तो ऐसे लोगों को कैसे कर लिया? क्या ऐसा हो गया? ठीक है, तो ये आपके प्रश्न सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ एनपी सिंह नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपने सुधा जी की बात सुनी होगी, उनका कहना है कि जो अब से कुछ दिन पहले लगातार बुरा भला कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आपने उन्हीं को बीजेपी में ले लिया है। एनपी सिंह जी, धन्यवाद। जो आपने पूछा है बिल्कुल उनकी बात का मैं जवाब दूंगा दीजिए। कि जिस समय राजभर जी गलत कामों में लिप्त रहे हैं तब वो हमारे साथ नहीं थे। आज वो सुधार की तरफ आ रहे हैं तो सुधार करने के लिए तो हम उनको मौका देंगे, सुधार करें वो हमारे साथ आकर। भारतीय जनता पार्टी गलत आदमियों का साथ नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। जो गलत काम करने के लिए जा रहे हैं वो जाके चले जाएं कांग्रेस के साथ या आम आदमी के साथ। अच्छा। हमारे साथ वही आदमी साथ में है जो अच्छा काम करने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी अच्छा काम करने वाले लोगों का स्वागत करती है। अच्छा काम जो भी करेंगे, देश हित में काम करेंगे, हम उनके साथ में काम करेंगे, उनके साथ जुड़कर काम करेंगे। लेकिन जो आदमी अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं है वो जहां मर्जी चले जाएं, वो कहीं भी रहें, गलत काम करेंगे तो भ्रष्टाचारी में रहेंगे तो हम उनके साथ नहीं होंगे, हम बिल्कुल उनके खिलाफ होंगे। जो भी पार्टी अच्छा काम करने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आए, हमारे साथ अच्छे कामों पर में सुधा जी अच्छा या बुरा काम करने के लिए कह ही नहीं रही है। सुधा जी तो ये कह रही है जो विवादित बयान दिए थे ओपी राजभर ने, उनका क्या? नहीं, देखिए उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसके लिए उनको सजा मिली, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, वो बाहर भी रहे। अच्छा। लेकिन आज वो अपनी गलती को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता स्वीटी पार्टी जी, में एक आकर प्रश्न मेरा अच्छा बीच काम में करना है। चाहते हैं, मैं क्या पूछ प्रदेश सकती की हूँ? जनता के लिए जुड़ना चाहते ठीक है। हैं तो प्रदेश की जनता स्वीटी के जी, लिए मेरा एक भारतीय प्रश्न जनता है। पार्टी जी, हर उस कहिए आदमी का सुधा जी। सम्मान करती है। जी स्वीटी देश जी, और आप प्रदेश के लिए भाजपा अच्छा दत्ता भाई काम से करें। पूछ लीजिए, क्या राजभर जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है क्या, जिस तरह कह रहे हैं? प्लीज मुझे जानना है कि क्या उन्होंने माफी एनपी मांगी है सिंह क्या? जी जवाब जी दीजिए। जी नहीं, राजभर जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उसूलों के साथ ही समझौता करके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को साथ लेती है जो भारतीय जनता पार्टी के उसूलों के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की कौन से गाइडलाइन पे काम उसूल? करती है। उसूलों के नंबर तो बता दीजिए कि आप कुछ भी करिए, आपके अंदर शामिल होते ही सब कुछ खत्म, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है, निर्मलता बढ़ जाती है। कैसी बात करते हैं आप लोग? कम से कम देश की जनता को प्रश्नों के घेरे में खड़े करने वाले लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो जनता खुद सोचती है कि आखिर आपका मापनी कौन सा है, किस मापन पे आप रजाते हैं।
वो मापनी कौन सी है, बस उसकी चर्चा कर दीजिए एक बार। ठीक है, हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, सपा के नेता। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। किस तरीके से लेते हैं आप इस बैठक को, क्या लगता है सक्सेसफुल हो पाएंगे 2024 में? देखिए, विपक्ष के साथ विपक्षी दल आए हैं, कारण हुए हैं, बड़ा नया वाला अंक। मोदी जी कहते थे ना, एक आपकी ऑडियो में दिक्कत है, ठीक करा लीजिए जब तक हम सुधा जी के पास जाते हैं। सुधा जी, सुना होगा आपने एमपी सिंह जी को कि साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर ने अपनी गलती मान ली है और जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, जो उनके साथ आगे चलना चाहते हैं, उनको ही वो अपनी टीम में ले रहे हैं, यानी कि एनडीए में। स्वीटी जी, आप लोग पत्रकार हैं, खबर नवीस हैं, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं सुना कि राजभर जी ने माफी मांगी हो कि जो मैंने कहा था मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वापस भाजपा में जा रहा हूँ तो मैं अपनी सब गलतियों को मान लेता हूँ। मैंने नहीं सुना कहीं पे, क्योंकि जो उनके बयान आए थे कुछ अलग ही थे। लेकिन चलिए, राजनीति है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात, इस देश में जनता के साथ मुखौटे लगा के चलाने वाली सरकार, तो तुलसी बाबा ने बहुत पहले एक इनके लिए चौपाई लिखी थी, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि भाजपा के लोग जब बातें करते हैं और वो बातें हमेशा कथनी और करनी के अंतर को दिखाती हैं। तो चौपाई लिखी हुई थी गोस्वामी जी ने कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। इनकी शुरुआत होती है सुबह की इससे कि कौन कौन सा झूठ फैलाना है। और आप स्वीटी जी जानती होंगी कितने झूठ इनके पकड़े गए, कितने इन्होंने अपने डिलीट किए, कैसे छोड़ के भागे और कैसे जनता के बीच में ये फैलाना चाहते थे। ठीक है, वक्त की कमी है, जाने से पहले राघवेंद्र दुबे जी आपका लास्ट कमेंट। दुबे जी, संपर्क टूट चुका है। एनपी सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है? और कहते हैं अकेला सब पर हारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बेंगलुरु में विपक्ष तैयार है, एनडीए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है राजधानी में कि इस बार विपक्ष को एकजुट नहीं होने देना है, उनके खिलाफ में अपना उससे बड़ा एक पार्टी संगठन खड़े करना है। इसलिए 26 वर्सेस 38 का इस बार आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।